ओके जी, तो कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक से पहले हम स्विचिंग आर्किटेक्चर और डिफरेंट स्विचिंग मेथड्स को पढ़ रहे थे। स्विचिंग मेथड्स में 3 स्विचिंग मेथड्स आप लोगों ने देख ली हैं। सॉरी, 3 में से 2 देख ली हैं, 1 अभी बाकी रह गया है। सबसे पहला स्विचिंग मेथड जो है दैट इज़ प्रोसेस स्विचिंग, जो काफ़ी पुराना है और अब बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। प्रोसेस स्विचिंग में क्या होता है जी कि किसी भी फ्लो से मुराद डेस्टिनेशन, किसी भी डेस्टिनेशन की तरफ जाने वाले जितने भी पैकेट्स हैं, उस सब के सब जो हैं वो सीपीयू हैंडल करता है, सीपीयू प्रोसेस करता है, वो सीपीयू को एंगेज करते हैं। जिस वजह से ये स्लो मेथड है। हर पैकेट डेटा प्लेन में आएगा, फिर कंट्रोल प्लेन में लुकअप होगा, फिर नीचे आएगा और डेटा प्लेन से फॉरवर्ड होगा। इस वजह से ये काफी स्लो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है, स्लो मेथड ऑफ स्विचिंग है। इसके बाद इसमें बेहतरी लाने के लिए फास्ट स्विचिंग को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। फास्ट स्विचिंग में क्या होता है, किसी भी फ्लो का जो पहला पैकेट है वो प्रोसेस स्विच होता है, यानी डेटा प्लेन से कंट्रोल प्लेन में जाएगा, लुकअप होगा, फिर नीचे आएगा और फॉरवर्ड होगा। लेकिन फॉरवर्ड होने से पहले क्या होता है कि वो डेटा प्लेन में फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस में जो लुकअप करके आया है वो इंफॉर्मेशन पहले कॉपी कर देता है, फिर आगे फॉरवर्ड होता है। इसका फायदा ये होता है कि उस फ्लो के जो बाकी पैकेट्स हैं उन्हें प्रोसेस स्विच होना नहीं पड़ेगा, वो डेटा प्लेन से सीधा डेटा प्लेन में फॉरवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, हमारा अल्टीमेट गोल तो ये है कि ये जो लाइन है ये बिल्कुल सीधी हो जाए, डेटा प्लेन टू डेटा प्लेन, कंट्रोल प्लेन में जाना ही ना पड़े, ताकि आप रिसोर्सेज को ज्यादा एंगेज ही ना करें। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, फास्ट स्विचिंग। ठीक है, और मैंने ये भी बता दिया कि कंट्रोल प्लेन में जो डेटाबेस है उसको हम रिब यानी राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस कहते हैं। डेटा प्लेन में जब डेटाबेसेस बनती हैं तो उसको फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस कहा जाता है। अभी इसमें कुछ टेक्निकलिटीज ऐड करने वाली बाकी हैं। अभी मैंने आसान लफ्जों में आपको ये कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की थी। अच्छा, फास्ट स्विचिंग के एडवांटेजेस हैं, बड़े मेजर एडवांटेजेस हैं, बड़ी जबरदस्त स्विचिंग की टेक्निक है। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है। इसमें हर फ्लो का पहला पैकेट प्रोसेस स्विच होता है। अगर आपके नंबर ऑफ फ्लोज बढ़ना शुरू हो जाएं, नंबर ऑफ डेस्टिनेशन नेटवर्क्स बढ़ना शुरू हो जाए, तो इन दैट केस प्रोसेस स्विचिंग फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी, फिर से सीपीयू ज्यादा से ज्यादा एंगेज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो कि अगेन ड्रॉबैक बन जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पे ये आइडिया आया, ये सोचा गया कि कोई ऐसी टेक्निक बना दी जाए कि एक पैकेट भी जो है, किसी भी फ्लो का एक पैकेट प्रोसेस स्विच ना हो, एक पैकेट भी प्रोसेस स्विच ना हो, पहले पैकेट को भी ऊपर जाने की जरूरत ना पड़े। तो उसमें देखा यह गया कि ये जो पहला पैकेट है ऊपर जाके करता क्या है, वो डेटा प्लेन से कंट्रोल प्लेन में जाता है, राउटिंग टेबल से इंफॉर्मेशन पिक करता है और फिर नीचे लाके कॉपी कर देता है। यही है ना। अच्छा, अब सोचा ये गया कि हर पैकेट ने ऊपर राउटिंग टेबल का ही जाके लुकअप करना होता है ना, और टेबल में एंट्री होगी तो फॉरवर्ड हो जाएगा, नहीं होगी तो नहीं फॉरवर्ड हो सकेगा। ऊपर होगी तो नीचे कॉपी हो जाएगी, ऊपर एंट्री नहीं है तो नीचे कॉपी भी नहीं होगी और पैकेट फॉरवर्ड भी नहीं हो सकेगा। तो जाना तो अल्टीमेटली राउटिंग टेबल के पास ही पड़ता है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि जैसे जैसे राउटिंग टेबल बिल्ड होता जाता है, पूरे के पूरे राउटिंग टेबल की एक कॉपी आप नीचे रख लें। राउटिंग टेबल में अपडेट आती है, नीचे उसकी एक कॉपी डेटा प्लेन में भी आ जाए, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन में इसमें भी आ जाए। जैसे जैसे रिब अपडेट हो रही है वैसे वैसे फिब को भी उसके साथ सिंक्रोनाइज कर दिया जाए। यानी इसको ऑन डिमांड ना रखा जाए कि डिमांड आए फिर बंदा ऊपर जाए कॉपी करे नीचे पेस्ट करे। जैसे ही राउटिंग टेबल में कोई चेंज आया वो चेंज नीचे भी कॉपी कर दी जाए। ऊपर से एंट्री निकली नीचे से भी निकाल दें, ऊपर एंट्री ऐड हुई नीचे भी एंट्री ऐड कर दें। तो आप वेट ही ना करें कि किसी फ्लो का पैकेट आएगा, वो ऊपर जाके रिक्वेस्ट करेगा, फिर नीचे कॉपी करेगा, चक्कर ही कोई नहीं। जाके अल्टीमेटली लुकअप तो राउटिंग टेबल से ही करना है ना, ये रिब में राउटिंग टेबल ही तो है मेन चीज। जैसे जैसे राउटिंग टेबल बिल्ड होता जाता है वैसे वैसे उसकी एक कॉपी नीचे भी रख दें। अब साथ ही लोगों को एक और परेशानी होगी इसमें। आप कहेंगे सर वो राउटिंग टेबल मेमोरी इस्तेमाल करता है, तो जब आप पूरे राउटिंग टेबल की एक कॉपी और नीचे बना देंगे तो मेमोरी पे बोझ ज्यादा नहीं पड़ेगा इस तरह से। अब जरा मेमोरी पे बोझ को भी समझ लेते हैं। आपने राउटिंग टेबल देखा हुआ है, उसका साइज भी देखा हुआ है, शो आईपी राउट समरी की कमांड से।
आपने देखा था कि बात बाइट्स में या किलो बाइट्स तक चली जाती है बड़ी हद, उससे ऊपर तो नहीं। टेक्स्ट ही है ना सारे का सारा, और कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड एनरिच किस्म का टेक्स्ट है भी नहीं। ठीक है जी, तो वो कोई इतने बड़े साइज का राउटिंग टेबल नहीं था, वो चंद केबी का ही होता है। अगर पूरे का पूरा टेबल भी हमें कॉपी कर देना पड़े तो आज के दौर में कोई इतने मुश्किल बात नहीं है ये। ठीक है जी, लेकिन फिर भी राउटिंग टेबल की जो कॉपी की जाती है ना नीचे फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस में, या यूं कह लें रिब की कॉपी जो नीचे फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस में की जाती है, वो इतनी डिटेल्ड कॉपी नहीं होती। देखिए, पैकेट को फॉरवर्ड होने के लिए ना सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है नेक्स्ट हॉप। यानी मिसाल के तौर पे 10 वाला नेटवर्क है, इस नेटवर्क पे जाने के लिए आपने सीरियल 2/0 से बाहर निकलना है। पैकेट को बस ये दो चीजें चाहिए, ये प्रीफिक्स या डेस्टिनेशन, और इस पे जाने के लिए आउटगोइंग पोर्ट क्या है या नेक्स्ट हॉप का आईपी क्या है, बस। ये नेटवर्क राउटिंग टेबल में कितनी देर से पड़ा हुआ है, इसको लाने वाला ओएसपीएफ है या स्टैटिक राउटिंग से आया है या ईआईजीआरपी से आया है, बीजीपी से या आईएसआईएस से, इसका एडी वैल्यू क्या है, इसका मेट्रिक क्या है, पैकेट को उससे कोई लेना देना नहीं होता। पैकेट को सिर्फ एक चीज है, ये भाई नेक्स्ट हॉप बताओ, बाहर कहां से निकलना है, मैंने राउटर की किस इंटरफेस से निकलना है, दैट्स इट। तो राउटिंग टेबल की जो कॉपी कंट्रोल प्लेन से नीचे डेटा प्लेन में की जाती है या रिब से जो नीचे फिब में कॉपी की जाती है, वो पूरी एज इट इज डिटेल्ड कॉपी नहीं होती। उसमें सिर्फ ये दो चीजें होती हैं, प्रीफिक्स और बाहर जाने का रास्ता या नेक्स्ट हॉप की इंफॉर्मेशन, दैट्स इट। ये तो और मुख्तसर हो जाएगी और टू दी पॉइंट हो जाएगी। अगर वो किलो बाइट्स में बन रहा था तो ये कुछ बाइट्स के अंदर ही बन जाएगा, केबी तक भी बात नहीं जाएगी। तो लिहाजा हमें ये फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि मेमोरी डबल डबल यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, 19-20 का फर्क तो है, लेकिन वो बड़ा मामूली सा है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन यहाँ जो आप खो रहे हैं उससे कई ज्यादा गुना आप पा लेंगे। ठीक है जी, तो आपकी वो जो स्विचिंग है अल्टीमेट स्विचिंग हो जाएगी, क्योंकि एक पैकेट को भी ऊपर जाना नहीं पड़ेगा डेटा प्लेन से। यानी वो जो आपकी लिफ्ट है या एस्केलेटर है जिसको आप यूज कर रहे थे, तो इस्तेमाल ही नहीं होगा, मेन सीपीयू पे तो बोझ ही कोई नहीं पड़ना, सीपीयू को तो आप एंगेज ही नहीं करेंगे। यानी आपके फ्लो का एक पैकेट भी अब प्रोसेस स्विच नहीं होगा। अगर ऐसा मेथड आ जाता है तो ये तो बड़ा कमाल होगा। अब इस मेथड का हम दुनिया इंतजार नहीं कर रही, इस मेथड को आए हुए कई साल बीत गए, साल हा साल से इस्तेमाल हो रहा है। और सिस्को में इस मेथड को जो नाम दिया गया है, इस तीसरे और यूं कहें आखिरी, ठीक है जी, इसके बाद अभी तक कोई और मेथड नहीं आया, अल्टीमेट मेथड है। तो ये जो थर्ड स्विचिंग मेथड है, इसको सिस्को में नाम दिया गया है नंबर 3 पे, इसे कहते हैं सेफ। और सेफ से बनता है सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग। वो एक्सप्रेस ट्रेन होती है ना जिस तरह नॉन स्टॉप, बिल्कुल उसी तरह से इसका नाम रखा हुआ है, एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको यूं डिफाइन करेंगे, ईच एंड एवरी पैकेट of the flow is forwarded data plane to data plane। कंट्रोल प्लेन में जाता ही नहीं है, सीपीयू को या प्रोसेसर को एंगेज करता ही नहीं है ये। ठीक है जी, तो इस वक्त तक दुनिया का सबसे अल्टीमेट जो फॉरवर्डिंग मैकेनिज्म है वो यही है। सिस्को में इसका नाम सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग है, दूसरे वेंडर्स पे इसका नाम खुद से उन्होंने कुछ और रखा होगा, बट ये कॉन्सेप्ट मौजूद है, हर वेंडर पे है। डेटा प्लेन टू डेटा प्लेन, सिंपली आप इसको कहेंगे डेटा प्लेन टू डेटा प्लेन फॉरवर्डिंग। ईच एंड एवरी पैकेट डेटा प्लेन टू डेटा प्लेन फॉरवर्ड होता है, कंट्रोल प्लेन में जाने की लुकअप के लिए जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है जी, तो सिस्को में इसका नाम सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग है। ठीक है, तो बहरहाल 3 मेथड्स हैं टोटल, प्रोसेस स्विचिंग, फास्ट स्विचिंग एंड सेफ, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग। अच्छा, अब सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग और फास्ट स्विचिंग को अब मैं थोड़ा सा इसमें टेक्निकलिटीज मजीद ऐड करने लगा हूं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा
ऊपर राउटिंग टेबल है, रिब बेसिकली राउटिंग टेबल है उसमें। राउटिंग टेबल किस मेमोरी में बन रहा होता है जी? राउटिंग टेबल रैम में बनता है। राउटर्स या स्विचेस, मल्टी लेयर स्विच अगर है या राउटर है, तो उसकी रैम में राउटिंग टेबल बनता है, रैंडम एक्सेस में। जब तक राउटर चल रहा है वो होता है, रीलोड हो जाएगा तो राउटिंग टेबल खत्म हो जाता है और आपकी कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे दोबारा से बिल्ड होता है। ठीक है जी। तो जब हम राउटिंग टेबल कहते हैं, देखें टेबल का एक नाम भी है और टेबल एक फिजिकल मेमोरी में सेव होता है, रैम, वो रैम भी है, हमें हम दिमाग को सुकून मिलता है जी, एक रैम होती है उसमें बनता है राउटिंग टेबल। और इससे पहले जो प्रोसेसर था वो मेन सीपीयू था। अब सीपीयू का सबको पता जी क्या चीज होती है, प्रोसेसर हम कहते हैं, सब कंफर्टेबल होते हैं। अब यहाँ पे कुछ नई चीजें आ गई। मैंने कहा ऊपर से कॉपी करेगा, नीचे आएगा डेटा प्लेन में, तो डेटा प्लेन में किसी दीवार पे चौक से लिख देगा। अब दीवारों में थोड़ी लिखा जाता है, चौक से थोड़ी लिखा जाता है यहाँ पे। तो पहली चीज, यहाँ पे कोई टेबल बनेगा और वो टेबल भी किसी मेमोरी में सेव होगा ना जी। और प्रोसेसर तो यहां भी चाहिए होगा, क्योंकि पैकेट ने अगर एक इंटरफेस से एंटर होना है डेटा प्लेन में और डेटा प्लेन में दूसरे इंटरफेस से बाहर निकलना है, तो ये जो डेटा प्लेन टू डेटा प्लेन फॉरवर्डिंग हो रही है, हम तो नहीं पैकेट को पकड़ के इधर से उधर खींच रहे ना। रिसोर्सेज तो चाहिए, प्रोसेसर तो इधर भी चाहिए। या वो पैकेट भागता हुआ आ रहा हो, मोमेंटम बना और इनर्शिया के चक्कर में आगे निकल जाए इधर, वो तो कहानी नहीं है ना, फिजिक्स तो नहीं चल रही। फिर सीपीयू की अगर जान छूट गई है तो वो जिम्मेदारी किसके ऊपर चली गई है? और जो टेबल बन रहे हैं, अब जो नए टेबल बन रहे हैं, जो डेटा प्लेन में टेबल बन रहे हैं, उनके नाम भी होंगे और वो किसी फिजिकल मेमोरी में तो स्टोर हो ही रहे होंगे। तो वो मेमोरी कौन सी है? अब प्रोसेसर कौन सा यूज होता है इस कहानी के अंदर, चाहे फास्ट स्विचिंग हो या सेफ हो, ये इसमें डेटा प्लेन इन्वॉल्व हो जाता है ना। तो डेटा प्लेन में फिर मेमोरी कौन सी है और प्रोसेसर कौन सा इस्तेमाल होता है, उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, कहानी ये है, हम फास्ट स्विचिंग से शुरू करते हैं इसको मजीद एलैबोरेट करना। फास्ट स्विचिंग में मैंने आपको क्या कहा था, क्या होता है फास्ट स्विचिंग में, कि ऊपर कंट्रोल प्लेन में जाता है, रिब से एंट्री उठाता है और नीचे डेटा प्लेन में लाके कॉपी करता है। वो कॉपी किसी जब करता होगा तो एक टेबल उससे वजूद में आता होगा जी, बिल्कुल टेबल वजूद में आता है। वो टेबल क्या है? उस टेबल का नाम रखा हुआ है इन केस ऑफ फास्ट स्विचिंग। ठीक है, उसको कहते हैं ऑन डिमांड कैश। अक्सर लोग कैशे प्रोनाउंस करते हैं, इट इज कैश, ऑन डिमांड कैश इस टेबल का नाम है। फास्ट स्विचिंग में डेटा प्लेन में जो टेबल बनता है, ऊपर से एंट्री आती है राउटिंग टेबल से। ठीक है जी, राउटिंग टेबल से एंट्री आती है और नीचे किधर जाती है? ऑन डिमांड कैश। इसका नाम ऑन डिमांड कैश को रखा हुआ है, किसी फ्लो के लिए जब पहला पैकेट आता है, यानी फ्लो के लिए जब डिमांड आती है, तो ये कॉपी उस वक्त किया जाता है, पहले से कॉपी करके नहीं रखा जाता। तो उसी मुनासबत से इसको नाम दे दिया गया ऑन डिमांड कैश। इसको क्या कहते हैं? ऑन डिमांड कैश। दिस टेबल इज कॉल्ड ऑन डिमांड कैश। और जाहिर अब ये कोई मेमोरी भी इस्तेमाल करता होगा। अब ये टेबल किसी मेमोरी में बनता होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। मेमोरी कौन सी है वो मैं भी आपको बताता हूँ, इकट्ठा बताऊंगा फास्ट स्विचिंग का और सेफ का, कि वो मेमोरी और प्रोसेसर कौन से होते हैं। तो फास्ट स्विचिंग में डेटा प्लेन में बनने वाले टेबल का नाम क्या है? ऑन डिमांड कैश। उसके बाद क्या है हमारे पास? सेफ, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग। वहां पे क्या कहानी थी? ऊपर कंट्रोल प्लेन और नीचे डेटा प्लेन। कंट्रोल प्लेन में राउटिंग टेबल होता है, तो हमने कहा जी पूरे का पूरा राउटिंग टेबल उठा के ना, अच्छा पूरी डिटेल के साथ नहीं, राउटिंग टेबल में से सिर्फ पूरे के पूरे राउटिंग टेबल से मेरी मुराद ये है कि एंट्रीज, प्रीफिक्सेस और उनके नेक्स्ट स्टॉप, प्रीफिक्सेस और उनके नेक्स्ट स्टॉप, वो रिप से आया है या ओएसपीएफ से आया है, कितनी देर से टेबल में है, एडी वैल्यू क्या है, आगे मेट्रिक क्या है, उससे कोई गर्ज नहीं है इसको। ठीक है जी। तो कंट्रोल प्लेन से ये दो चीजें उठाई जाएंगी, प्रीफिक्स एंड नेक्स्ट स्टॉप, और उठा के नीचे डेटा प्लेन में इन एडवांस कॉपी कर दिया जाएगा। तो अब जो टेबल बनेगा इन केस ऑफ सेफ, जो एडवांस में टेबल बन जाता है, जो सिंक्रोनाइज्ड होता है राउटिंग टेबल के साथ, उस टेबल को कहते हैं प्री बिल्ड कैश। प्री
बिल्ड कैश, प्री बिल्ड कैश, ऑन डिमांड कैश और प्री बिल्ड कैश। नाम से जाहिर हो रहा है वो डिमांड पे बनता है, ये पहले से बना होता है। फ्लो का पहला पैकेट आता है तो ऑन डिमांड कैश बनती है, और इधर क्या है, प्री बिल्ड, पहले से बना हुआ है। किसी फ्लो, हर फ्लो के लिए जो राउटिंग टेबल में है वही यहां पे पड़ा हुआ है। आप किसी पैकेट का इंतजार नहीं करेंगे, पैकेट जब भी आएगा उसे जाने नहीं पड़ेगा ऊपर, वो पहला पैकेट हो किसी फ्लो का या आखिरी, उसे ऊपर नहीं जाना पड़ता। तो सेफ में प्री बिल्ड कैश बनती है और फास्ट स्विचिंग में ऑन डिमांड। ऑन डिमांड और प्री बिल्ड की मिसाल मैं यूं भी दिया करता हूं, हाँ वो एक टर्म हम यूज करते हैं ना, रिएक्टिव और प्रोएक्टिव। ऑन डिमांड कैश इज लाइक रिएक्टिव, जब कुछ हो गया अब आप एक्शन लेंगे, और प्रोएक्टिव आपने पहले से ही तैयारी की होती है। ठीक है जी, तो प्री बिल्ड कैश इज प्रोएक्टिव अप्रोच। सादा मिसाल इसकी ये है कि वो अक्सर लोगों ने आपने देखा होगा उनके घर मेहमान आ जाए ना, पसूरी डाल जाती है। मेहमान को ड्राइंग रूम में आपने बिठाया, घर वाले सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं और इशारे कर रहे होते हैं एक दूसरे को कि अब इसके चाय पानी का बंदोबस्त जो है वो किया जाए, खाने का टाइम है तो अब इसको खाना खिलाना पड़ेगा। और घर के कुछ अफराद जो है वो किचन में घुस जाता है, किसी को बाजार भेज दिया जाता है सामान लेने के लिए, और मेहमान अकेला जो है वो ड्राइंग रूम में बैठा रहता है। ठीक है, अब ये अप्रोच है ऑन डिमांड। मेहमान आया तो अब आपने तैयारी शुरू की है। एक अप्रोच प्री बिल्ड या प्रोएक्टिव होती है, आपने पहले से तैयारी करके रखी होती है, घर में पहले से कुछ आएगा सामान आपने थोड़ा बहुत रखा होगा। ठीक है जी, कोई बिस्किट्स वगैरह रखे होंगे, कोई फ्रीजर में रखने वाली चीज है वो फ्रीजर में पड़ी होगी, मेहमान आया आपने निकाला, फ्राई किया, चाय शाय बनाई और सर्व कर दिया, बाजार से आपको कुछ लाना नहीं पड़ा। तो ये बिल्कुल प्री बिल्ड कैश जैसा की मिसाल है, ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है, पहले से तैयारी की हुई है। ठीक है जी, तो फास्ट स्विचिंग ऑन डिमांड, सेफ इज प्री बिल्ड या प्रोएक्टिव, पहले से तैयार होता है। ठीक है जी, ऑन डिमांड कैश और प्री बिल्ड। अच्छा, आपको मैं एक और मिसाल देता हूं राउटिंग टेबल के बारे में। आपने दो टेबल देखे हुए, राउटिंग टेबल और आर्प टेबल भी। आर्प टेबल ऑन डिमांड होता है, पैकेट आता है ईथरनेट में जाने के लिए तो उसे याद आता है कि भाई ये डेस्टिनेशन आईपी का मैक भी चाहिए, और अगर मैक ना हो तो आपने देखा था पहला पैकेट ड्रॉप हो जाता है, तो आपको उस वक्त याद आता है कि बाइंडिंग करानी है, फिर उस वक्त बाइंडिंग का नतीजा ये निकलता है आपका एक आधा पैकेट जो है वो ड्रॉप हो जाता है। तो आर्प ऑन डिमांड की एक मिसाल है, आर्प ऑन डिमांड की एक मिसाल है। और राउटिंग टेबल के बारे में क्या ख्याल है? राउटिंग टेबल में ऑन डिमांड तो नहीं होता। राउटिंग टेबल में तो देखें एंट्री टेबल में है तो ठीक है, नहीं है तो डिस्कार्ड। आज तक ये थोड़ी हुआ है कि पैकेट राउटिंग टेबल के पास पहुंचा, राउटर ने कहा जी अननोन है, और राउटर ने उसको कहा ठहरो जरा मैं अभी ढूंढ लेता हूं रास्ता जाने का। ऐसा नहीं होता, नहीं है तो डिस्कार्ड, है तो फॉरवर्ड। तो राउटिंग टेबल प्री बिल्ड की मिसाल है, राउटिंग टेबल प्री बिल्ड होता है, आर्प टेबल ऑन डिमांड होता है। उसी तरीके से फास्ट स्विचिंग में ऑन डिमांड कैश बनती है और सेफ में प्री बिल्ड कैश बनती है इन डेटा प्लेन। ठीक है जी, अच्छा अब जिस तरह राउटिंग टेबल के लिए रिब की टर्म इस्तेमाल होती है, उसी तरह ये जो ऑन डिमांड कैश और प्री बिल्ड कैश है इनके लिए डेटा प्लेन में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था फिब की टर्म इस्तेमाल होती है। यूं कह लें फिब में ऑन डिमांड कैश होती है या फिब में प्री बिल्ड कैश होती है। जिस तरह ऊपर रिब है, रिब में बेसिकली क्या होता है, राउटिंग टेबल। फिब में क्या होता है, फास्ट स्विचिंग है तो ऑन डिमांड कैश, सेफ है तो प्री बिल्ड कैश। ये टेबलों के नाम बता रहा हूं सिर्फ आपको। कंट्रोल प्लेन में रिब, डेटा प्लेन में फिब। रिब में राउटिंग टेबल होता है, फिब में फास्ट स्विचिंग के केस में ऑन डिमांड कैश होगी, सेफ के केस में प्री बिल्ड कैश होगी। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है ये। ठीक है जी, अच्छा अब आते हैं मेमोरी के ऊपर। फिजिकल मेमोरी और प्रोसेसर अब इस केस में कौन से वाला इस्तेमाल होता है। मैं बार बार कहता रहूं कि अगर आप ये कर लेंगे तो आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू मेन प्रोसेसर की जान छूट जाएगी, मेन प्रोसेसर की भी जान छूट जाएगी, आपकी मेन मेमोरी रैम की भी जान छूट जाएगी। फिर ये सारा मामला कौन संभालेगा? मैं मिसाल देता हूं आपको। आपने अक्सर शॉपिंग मॉल्स में देखा होगा मुख्तलिफ किस्म के ट्रेवलेटर्स या एस्केलेटर्स लगे होते हैं। ठीक है जी, एक
एस्केलेटर या ट्रेवलेटर होता है जो आपको एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर की तरफ लेके जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे भी लाता है। हमारे केस में ये वाला काम वो सीपीयू कर रहा था, ठीक है। अच्छा, अब कुछ एस्केलेटर्स या ट्रेवलेटर्स ऐसे होते हैं जिन्हें वॉकिंग एस्केलेटर्स कहा जाता है, यूं हॉरिजॉन्टल। ये बंदा एक जगह पे खड़ा हो गया, वो चलते चलते खुद ही आपको मूव करता जाएगा और आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर ले जाएगा, इस तरीके से। तो अब आपकी मूवमेंट पैकेट की भी तो तकरीबन ऐसी हो गई है ना, डेटा प्लेन टू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, आप ऊपर तो जा ही नहीं रहे। तो एक तरह का वॉकिंग एस्केलेटर यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है या वॉकिंग ट्रेवलेटर इस्तेमाल हो रहा है। ऊपर जाने वाली नीचे, ऊपर नीचे लाने ले जाने वाले सीढ़ी को अब आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, सीपीयू को यूज नहीं कर रहे, लेकिन इसके लिए भी तो कुछ चाहिए। ये जिम्मेदारी किसने संभाली हुई? अच्छा, ये वॉकिंग ट्रेवलेटर या एस्केलेटर है, मैंने पाकिस्तान में सिर्फ कराची एयरपोर्ट के ऊपर देखा है। बाकी दुबई में तो बहुत सारी जगहों पे आपको मिल जाएगा, शॉपिंग मॉल्स में मिल जाएगा, एयरपोर्ट में दुबई में मिल जाएगा। दुबई में मेट्रो जो ट्रेन है उनके उसके स्टेशन जो बड़े हैं, जैसे वहां पे अगर आप जब भी जाएंगे, ठीक है जी, दुबई मॉल के साथ जो मेट्रो चलती है वहां पे उसके स्टेशन तक एक इंतहाई लंबी टनल है, काफी ज्यादा वॉक है आपकी, ठीक है, सारी वो कवर्ड बनी हुई है। उसके अंदर जगह जगह पे आपको ये वॉकिंग एस्केलेटर्स मिल जाते हैं, तो आपको जरा खुद वॉक कम करनी पड़ती है, ठीक है। वैसे आपको एक टिप दे रहा हूँ, आप जब दुबई जाएंगे और आपने अगर दुबई मॉल जाना हो, दुबई मॉल के लिए वहाँ की जो मेट्रो है वो इस्तेमाल आप ना करें, क्योंकि आप मेट्रो स्टेशन से मॉल के अंदर एंटर होने तक की जितनी वॉक है, हमें यहाँ पे इतनी ज्यादा वॉक करने की आदत नहीं होती, ठीक है। जिसके पास बाइक है उसने जरा मार्केट भी जाना हो बाइक पे जाएगा, गाड़ी वाला गाड़ी पे जाता है, तो हमें इतनी पैदल चलने की आदत नहीं है। वहां पे आप मॉल पहुंच के थक चुके होते हैं और आगे मॉल में इतना ज्यादा आपको चलना पड़ता है, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है हमारे जैसों के लिए, ठीक है। वहां पे अगर आपने जाना हो तो आप टैक्सी पे जाएं, तो आपके लिए जरा आसानी हो जाएगी, ताकि आप मॉल में भी कुछ चल फिर सकें, ठीक है। बहरहाल, तो बात हो रही थी ये इस तरह का जो हमें वॉकिंग एस्केलेटर्स जो है वो उसकी जरूरत है, तो ये कमी अब हमारी कौन पूरी करता है? ये कमी जनाब पूरी होती है हमारे जितने भी इंटेलिजेंट ये जो स्विचेस हैं, जैसे राउटर भी इंटेलिजेंट डिवाइस है, इनके जो इंटरफेसेस होते हैं ना, इनके इंटरफेस के अंदर भी एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर मौजूद होता है, जिसको हम कहते हैं एसिक, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का तो आपको पता ही होगा ना, ये जो चिप होती है, ठीक है जी, इंटीग्रेटेड सर्किट, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी आपकी इंटेलिजेंट स्विच की हर पोर्ट के अंदर एक छोटा सा प्रोसेसर मौजूद होता है, जिसको हम एसिक कहते हैं। और आपकी हर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की अपनी एक मेमोरी होती है, उसकी अपनी भी एक रैम होती है, जैसे आमतौर पे हम मेमोरी बफर कहते हैं। ये मेरे लैपटॉप की जो का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, इसकी अपनी भी एक रैम है, इसकी अपनी भी एक मेमोरी है, ठीक है जी। तो आप बेसिकली कहानी क्या है कि जब आप सेफ वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो आप सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग से डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग के ऊपर आ जाते हैं। आपका वो जो बोझ है वो इंटरफेसेस के जो प्रोसेसर है वो हैंडल करना शुरू कर देते हैं। तो सीपीयू से बोझ कम होकर जो इंटरफेस की एसिक्स हैं, जो इंटरफेस के प्रोसेसर्स हैं, उनके ऊपर चले जाते हैं, ठीक है जी। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग कहेंगे, ठीक है। तो ये वाला काम फिर आपका हर इंटरफेस की जो अपने छोटे माइक्रो प्रोसेसर हैं वो इसको हैंडल कर लेते हैं, तो आपके सीपीयू की जान जो है वो छूट जाती है। इसी तरह मेन मेमोरी की बजाय आप इंटरफेस मेमोरी के ऊपर भी जो है वो रिलाय करना शुरू कर देते हैं। तो फिजिकल मेमोरी यहां से आती है। दो ही चीजें चाहिए थी ना, टेबल का नाम क्या है, दीवारों पे तो नहीं लिखना, यहाँ पे टेबल बनेगा, टेबल का कोई नाम होगा, जैसे राउटिंग टेबल होता है, रैम में बनता है, सीधी सी बात है। इसी तरह नीचे भी डेटा प्लेन में भी कोई टेबल बनता होगा, तो टेबल का नाम क्या है, या प्री बिल्ड कैश है या ऑन डिमांड कैश है, ठीक है जी। और उसके लिए मेमोरी कौन सी है, इंटरफेस की मेमोरी इस्तेमाल हो जाती है, ठीक है जी। प्रोसेसर कौन सा, इंटरफेस का प्रोसेसर इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। तो आपने एक वर्कलोड को क्या कर दिया, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और ये जो एसिक है ना, बेसिकली ये होता ही इंटेलिजेंट स्विचेस के अंदर है, हर स्विच में ये वैसे ही मौजूद नहीं होता। तो जहां ये नहीं है वहां तो इस कॉन्सेप्ट का फिर सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है।
उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा, ठीक है। और रिब का क्या कॉन्सेप्ट है और फिब का क्या है वो भी बता दिया। रिब और फिब स्विचिंग आर्किटेक्चर के साथ एसोसिएटेड टर्म्स हैं। कंट्रोल प्लेन में रिब बनती है, डेटा प्लेन में फिब बनती है। रिब के अंदर राउटिंग टेबल होता है, फिब के अंदर आपका ऑन डिमांड कैश भी हो सकती है और प्री बिल्ड कैश भी हो सकती है। अच्छा, इस वक्त दुनिया का सबसे बेहतरीन स्विचिंग मेथड कौन सा है? सेफ है, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग। सिस्को आईओएस पे इनेबल कैसे होता है? आपको इनेबल करने की जरूरत ही नहीं है। बाय डिफॉल्ट आज जो आईओएस चल रहे हैं, आज क्या, आज से 10 साल पिछले आईओएस पे भी चले जाएं, बाय डिफॉल्ट सेफ इनेबल्ड होता है। आपको सेफ के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। यानी ये जो सारी कहानी मैंने आपको सुनाई है, इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये बात मैंने पहले ही आपको बता दी थी, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट सिस्को आईओएस के अंदर सेफ जो है वो इनेबल्ड होता है, ठीक है। अगर इनेबल ना हो तो उसे इनेबल करने की कमांड ये है आईपी सेफ, और अगर इसे बंद करना है तो कमांड है नो आईपी सेफ। जब आप नो आईपी सेफ करते हैं और सेफ बंद हो जाता है तो ये रोल बैक कर जाता है ऑन फास्ट स्विचिंग। मैंने नो आईपी सेफ करके अब इस पे फास्ट स्विचिंग इनेबल कर दी है, और आईपी सेफ करने से क्या होएगा, दोबारा से सेफ इनेबल हो जाएगा। और बाय डिफॉल्ट से इसको आईओएस में अब सेफ इनेबल्ड ही होता है और इसको बंद करने की कोई तुक नहीं है, ठीक है जी। जो सबसे बेहतरीन मैकेनिज्म है वो इस्तेमाल होना चाहिए। और अब याद रखें कि आईपी सेफ जो है, सेफ, ये एमपीएलएस का प्री रेक्विजिट है। अगर सेफ नहीं चल रहा या सिस्को में सेफ इनेबल्ड नहीं है तो आप एमपीएलएस भी नहीं चला सकते। एमपीएलएस काम ही नहीं करेगा, एमपीएलएस काम ही नहीं करेगा। मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग जो है वो अपना काम कर ही नहीं पाएगी अगर सेफ इनेबल ना हो तो चूंकि ये एमपीएलएस का प्री रेक्विजिट था इसलिए हमने इसको समझ भी लिया है, ठीक है जी। और आपको अब अंदाजा हो रहा होगा कि बिहाइंड द सीन असल स्टोरी तो ये चल रही थी, आपका तो कभी इस तरफ आपने सोचा भी नहीं है। आपकी जो नॉर्मल आईपी बेस्ड फॉरवर्डिंग हो रही है उसमें भी सारा कुछ, उसमें बिहाइंड द सीन सेफ ही चल रहा है और फॉरवर्डिंग इस तरीके से हो रही है। इतना डीप तो हम पहले कभी गए नहीं, हमारे ज़हन में ये था एक राउटिंग टेबल होता है, वहीं से बस राउटिंग लुकअप होता है और फॉरवर्डिंग हो जाती है। लेकिन असल स्टोरी उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, ठीक है जी। तो एमपीएलएस के लिए नहीं, जनरल आपकी आईपी बेस्ड फॉरवर्डिंग जो है उसके लिए भी इसका आना आपके लिए जरूरी था, ठीक है। अच्छा, अब ये जो टेबल शेबल है, ये टेबल आप बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। ये जो आपने सेफ बनाया, अच्छा हम इसको ना सेफ टेबल भी कहेंगे। सेफ टेबल आपकी फिब भी है बेसिकली। सेफ टेबल, प्री बिल्ड कैश, फिब, सब एक ही चीज है। फिब में क्या होता है, प्री बिल्ड कैश, और वो बनती कब है, जब सेफ चल रहा होता है। तो उसी टेबल को सेफ टेबल भी कहा जाता है, उसी टेबल को सेफ टेबल भी कहा जाता है। और अगर आपने ये टेबल देखना हो तो इसकी कमांड ये है, शो आईपी सेफ। एक कमांड शो आईपी सेफ है और एक है शो आईपी सेफ डिटेल। डिटेल वाली कमांड आपको कब और कहां यूज करनी होती है ये आगे चल के बताऊंगा, एमपीएलएस में, अभी नहीं। तो शो आईपी सेफ की कमांड है, एंटर करें तो आपको टू द पॉइंट इसके अंदर जो है वो चीजें नजर आ रही हो, सिर्फ प्रीफिक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। हाँ, आगे आप डिटेल लिख दें, चलें शो आईपी सेफ डिटेल करें, ठीक है। तो ये आपको एक एक प्रीफिक्स जो है उसके बारे में अब आगे आपको बताएगा, ठीक है, कि कौन सा इंटरफेस जो है वो कहाँ जाने के लिए आपने अभी इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। यहाँ पे अभी सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीफिक्सेस की डिटेल जो है वो दिखाई दे रही होगी। आप आईपी सेफ देख रहे हैं ना बेसिकली, यहाँ पे अभी राउटिंग तो हुई नहीं हुई। IPv4 की राउटिंग, IPv6 सेफ अलग होता है जी। ये जो डायग्राम खोल के बैठे हुए हैं ये IPv6 वाली है, ठीक है। तो आईपी सेफ तब काम करेगा, तब टेबल में कुछ नेक्स्ट स्टॉप वगैरह नजर आएंगे जब आपने राउटिंग की होगी IPv4 की, ठीक है। वो आगे चल के भी करेंगे तो इंशाल्लाह ये टेबल में अच्छे तरीके से एलैबोरेट करूंगा कि किस चीज का क्या मतलब है, ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो कमांड बहरहाल मैंने आपको बता दी है, दो कमांड्स हैं, शो आईपी सेफ, बल्कि इसको इस तरह ना लिखें अभी, शो आईपी सेफ एंड शो आईपी सेफ डिटेल, ये बस आईपी सेफ की कमांड से इनेबल हो जाता है, नो आईपी सेफ से डिसेबल हो जाता है। और
ये कमांड्स हैं इसको वेरीफाई करने के लिए। इसके अलावा इसके साथ आपने और कुछ भी नहीं करना, हमारे करने वाला और कोई काम ही नहीं है, बल्कि आप बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड है, आपको तो आईपी सेफ करने की भी जरूरत नहीं है, पहले से ही हुआ होता है। ठीक है जी। टेबल्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी हम डायग्राम जब बनाएंगे एमपीएलएस के लिए तो तब मैं इसको एलैबोरेट करूंगा, इसकी सारी एंट्रीज को, कि इसका मतलब क्या है। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ ये बेसिक स्विचिंग आर्किटेक्चर, कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन आपको समझ आया होगा। एक दफा भी सुन के नहीं आया तो आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है जी। वीडियो आपके साथ शेयर हो जाएगी और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन तो इसकी एज सच कोई खास है नहीं। ठीक है। और इसमें मेन चीजें जो है वो आपको पता होना चाहिए। प्रोसेस स्विचिंग क्या होती थी, फास्ट स्विचिंग क्या है, सेफ में क्या होता है, रिब क्या है, फिब क्या है, कंट्रोल प्लेन क्या है, डेटा प्लेन क्या है। बस ये टर्म्स का पता होना चाहिए क्योंकि आगे एमपीएलएस में इनका काफी ज्यादा इस्तेमाल होना है। अच्छा जी, आज जो है ना, मैं एमपीएलएस का आगाज आज से नहीं कर रहा, एमपीएलएस में शुरू करूंगा कल। ठीक है जी। कल के लेक्चर में एमपीएलएस के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, बेसिक डेफिनेशंस, एमपीएलएस का बुनियादी कॉन्सेप्ट, एमपीएलएस से जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजीज और एमपीएलएस की बेसिक इम्प्लीमेंटेशन, लैब, बुनियादी लैब एमपीएलएस की, वो हमारे कल के लेक्चर का हिस्सा होगा। और जाहिर है कल आपकी एक असेसमेंट भी हुआ करती है, वो असेसमेंट भी शामिल हो जाएगी। उस असेसमेंट में मैं थोड़ा सा ये सेफ वगैरह के सवाल भी डाल दूंगा। उस असेसमेंट में आपके IPv6 राउटिंग से रिलेटेड, रिप, एनजी, ओएसपी वर्जन 3 वगैरह से रिलेटेड सवाल भी। और अब तो पीछे जितना पड़ा, कोई भी चंद सवाल रैंडम, कोई बीजीपी से रिलेटेड, कोई किसी और ओएसपीएफ से रिलेटेड, वो मिक्स करके मैं कल की असेसमेंट आपकी बना दूंगा, वो आपने सॉल्व करनी होगी। ठीक है। और कल आपको जैसे कि ये भी बताया कि कल आपको दरमियान में थोड़ा सा इंटरप्ट किया जाएगा और वो अखुवत ने जो है वो आपके साथ थोड़ा सा टाइम आपका लेंगे वो लोग। ठीक है। तो वो एक्टिविटी भी एक 10 बजे के करीब है। क्लास हमारी उसी तरह हम शुरू करेंगे अपने टाइम के ऊपर, तो जिस वक्त फिर उन्होंने अपनी मीटिंग शुरू करनी होगी आप मीटिंग स्विच कर लेंगे। ठीक है। मेरी मीटिंग अलग रहेगी, आप मीटिंग स्विच करके, वो लोग जूम पे मीटिंग करेंगे तो आप जूम को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज का मेरा थोड़ा सा प्लान ये है कि आज जो थोड़ा सा वक्त बाकी है, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो हमारी ऑनलाइन क्लास है इसमें हम अब ज्यादा वो मल्टीपल सेशन ही नहीं, मैं दोबारा दोबारा ब्रेक अब नहीं लूंगा। ठीक है। तो थोड़ा सा आज के बस लेक्चर को और एक्सटेंड करता हूँ और एक काम कर लेता हूँ। पिछले दिनों बीजीपी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था, बहुत ही अहम, और वो पहला ऑनलाइन सेशन भी था, सब लोग ऑनलाइन थे उसमें। तो उसको उसमें आपको पता है ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी। मैं कोशिश करूंगा कि मैं कोई लेक्चर पिछले ढूंढूं ऐसे जिनमें वो चीजें शामिल हों, लेकिन इत्तेफाक की बात है उस दिन वो लेक्चर एक बड़ा कमाल लेक्चर था जिसमें मैंने एक ही लेक्चर में काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए थे। अब मेरे पास कोई एक ऐसा लेक्चर नहीं पड़ा हुआ जिसमें उस लेक्चर की एग्जैक्ट कॉपी अवेलेबल नहीं है। यानी मैंने उस दिन जो कुछ करवाया था हो सकता है वो मैंने 3 डिफरेंट लेक्चर्स में कवर किया हो। ठीक है। ढूंढ तो मैं लूंगा, वो आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, लेकिन आज के लेक्चर का ये जो आखिरी थोड़ा सा हिस्सा है, इसमें मैं एक काम करता हूं, मैं उतनी डिटेल के साथ तो दोबारा नहीं, लेकिन एक आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और कुछ हिस्सा जो है वो उसका कवर भी हो जाएगा। मैंने उस दिन बीजीपी की ऑथेंटिकेशन को कवर किया था। मैंने बीजीपी की कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस को इकट्ठा किया था उसके अंदर, कि आप जब बीजीपी कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसमें फिजिकल इंटरफेसेस की बजाय लूप बैक इंटरफेसेस के साथ पियरिंग करना जो है ज्यादा बेहतर अप्रोच है। मैंने उस दिन राउट रिफ्लेक्टर का कॉन्सेप्ट मुतारिफ कराया था। मैंने उस दिन राउट रिफ्लेक्टर को कॉन्फ़िगर करना भी सिखाया था। ठीक है। ये सारी चीजें उस लेक्चर का हिस्सा थी। मैंने उस दिन बीजीपी की स्टेट्स आपको सिखाई थी। बीजीपी की स्टेट्स के बारे में मैंने बताया था जी कि उनको हम एक स्टेट मशीन के या एक फ्लो चार्ट की शक्ल में पढ़ते हैं। ठीक है। ये सब कुछ उस लेक्चर का हिस्सा था। ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूं कि वो वाला लेक्चर जो है वो थोड़ा सा आपको वो रिवाइज करा दूं। वो आपकी वीडियो में भी आ जाएगा। हूबहू तो वैसा नहीं हो सकता क्योंकि एक फुल लेंथ लेक्चर में और एक उसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर कम वक्त में कवर करने में
फर्क तो जाहिर है आएगा, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि वो लेक्चर इंपॉर्टेंट है, वो चीजें जरा आज के लेक्चर में रिवाइज कर दें। बीजीपी की अहमियत ये है, एमपीएलएस के अंदर जो मेन रोल है ना, जो सारी कहानी जिसके गिर्द घूम रही होती है, वो बीजीपी ही है। एमपीएलएस में भी बीजीपी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, उसके लिए बीजीपी आना बड़ा जरूरी है। और खास तौर पे वो जो एड्रेस फैमिली का कॉन्सेप्ट आपने IPv6 में देखा है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमपीएलएस के केस में, ठीक है। तो चले मैं ये वाली नेटवर्क डायग्राम बंद करता हूँ, अपनी बीजीपी वाली डायग्राम पे चलते हैं, ठीक है। उसमें मैं कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट सारे का सारा जो उस दिन मैंने IBGP के लिए किया था राउट रिफ्लेक्टर के साथ, उसको दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ आपको एक दफा, ठीक है जी। और जहां तक मेरे से हो सका वो सारी बातें जो मैंने उस दिन की थी मैं क्विकली रिवाइज करा देता हूँ आपको, ठीक है जी। तो ये आया हमारा GNS3, हमारी बीजीपी वाली डायग्राम इसमें डेफिनेटली सेव्ड ही पड़ी हुई है। और मुझे याद पड़ता है मैंने शायद लास्ट लेक्चर जब किया था बीजीपी का, तो सारा कुछ सेव करके बंद किया होगा। तो अगर सेव्ड है तो कोई मसला नहीं, हम कॉन्फ़िगरेशन दोबारा से कर लेंगे। अब कोई इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत भी नहीं है आपको कि कॉन्फ़िगरेशन को मुश्किल हो जाएगी, लंबी चौड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो वो अब आप मैनेज कर ही सकते हैं। देखता हूँ कि कहाँ तक ये सेव्ड है और इसको हमने कैसे आज फिर आगे लेकर चलना है। एक दफ़ा तो मेरे लैपटॉप से भी थोड़े से धुएं निकलना शुरू हो गए हैं, ठीक है जी। आपने नोट किया होगा GNS3 में थोड़ी सी कोई हैवी चीज चले तो साथ ही आपके फैन की आवाज भी आना शुरू हो जाती है। ओके जी। राउटर 2 शो रन सेक्शन राउटर BGP। अच्छा जी, ये तो नॉर्मल हमारा BGP कन्फिगर्ड है यहाँ पे, शो रन सेक्शन राउटर BGP। अच्छा, इसका मतलब है कि ये हमारा जो वो स्टैंडर्ड हमने बीजीपी की एक डायग्राम बनाई हुई थी ये वहीं तक है, इसमें कोई राउट रिफ्लेक्टर वाली कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं हुई भी, कोई इसमें ऑथेंटिकेशन नहीं सेव नजर आ रही, ठीक है। तो इसका मतलब है बिल्कुल वो जो एक इनिशियल हमारी बीजीपी की कॉन्फ़िगरेशन थी ये वहीं पे होगा। राउटर 1 पे भी जरा नजर डाल लेते हैं। एक ही प्रीफिक्स एडवर्टाइज हुआ है, ठीक है। वो स्टैटिक राउट्स भी यहाँ पे मौजूद नहीं है जिन्हें हमने वो नल जीरो वाले स्टैटिक राउट रीडिस्ट्रीब्यूट किए थे। खैर उनकी तो जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो एक ही प्रीफिक्स काफी है, इसी से समझ लेते हैं। सबसे पहले जी जो टॉपिक आपको मैं करवाने जा रहा हूँ बीजीपी में वो ये है कि IBGP जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो मैंने आपको कहा था कि दो मॉडल्स हैं हमारे पास, या तो आप फुल मैश कॉन्फ़िगर करेंगे या फिर आप राउट रिफ्लेक्टर मॉडल के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो मैंने जिस तरह उस दिन भी एक मिसाल दी थी, आप लोगों ने क्लास लाइव तो सारों ने अटेंड की हुई है, आपको ऑनलाइन आवाज तो सबको आ रही थी, ठीक है, सिर्फ वो रिकॉर्डिंग में नहीं आई, तो इसलिए रिकॉर्डिंग की खातिर बस मोटी मोटी मेन मेन चीजें ही डिस्कस करते हैं। मैंने आपको मिसाल दी थी, मैंने कहा था अगर आपके ऑटोनोमस सिस्टम में लेट से 500 राउटर्स हैं, ठीक है, तो अगर आप फुल मैश वाले तरीके से IBGP चलाएंगे तो वो कैसे चल रहा होगा, ठीक है। तो मैंने उसमें कहा था लेट से आप यूं समझे 500 राउटर है, 500 राउटर हम बना तो नहीं सकते, सिंबॉलिकली ये राउटर 1 है, ये 2 है, फिर ये 3 है और ये राउटर नंबर 500, चलते चलते इस तरह से हर एक राउटर ने, अगर आप किसी एक राउटर को चुने तो बाकी 499 राउटर बनते हैं। तो हर एक राउटर पे जो आप नेबर की कमांड देंगे ना, हर एक राउटर पे जो नेबर की आप कमांड देंगे 499 कमांड्स होंगी। और ये तो बाद में जाके राज खुला था, जब लूप बैक आया तो पता लगा जी अपडेट सोर्स लूप बैक भी देना होता है, खाली रिमोट AS नहीं होता। और अगर
ऑथेंटिकेशन हो तो पासवर्ड भी लिखना होता है, और राउट रिफ्लेक्टर है तो वो भी कमांडें ऐड करनी पड़ती हैं। ये जो आप एक एक कमांड पर नेबर गिन रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। लेकिन इनिशियली आप एक ही लाइन लिखते हैं ना, नेबर और आगे रिमोट एएस, एक राउटर पे 499 कमांडें देनी पड़ेंगी। तो दूसरे पे जाएंगे तो फिर उसने कितनों के साथ पियरिंग करनी है, बाकी के 499 के साथ। तीसरे पे जाएंगे, उसने भी 499 के साथ। तो मैंने कहा था अगर एक राउटर 499 के साथ नेबरशिप कर रहा है तो 500 राउटर्स कितनों 500 राउटर्स पे नेबर की कितनी कमांडें देनी पड़ेंगी, 500 इंटू 499। इसका जवाब कोई 2.5 लाख के आसपास आया था। मैं यूं लिख देता हूं ना, अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख था। अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख के आसपास ये कमांडें थी, नेबर की कमांड, नेबर। और मैंने कहा था ये तो आपको लग रहा है कि 2.5 लाख है, जब बात आगे बढ़ेगी तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी लाइनें। मल्टीप्लाई तो छोड़ें आप, हम 2.5 लाख नेबर की कमांड देने को तैयार नहीं है तो हमने आगे क्या जाना है। और जाहिर है ये पॉसिबल ही नहीं, इसमें आप गलतियां भी बहुत सारी करेंगे, ठीक है जी, दिल ही नहीं चाहेगा करने का। और 2.5 लाख तो दूर की बात है, आपको 100 नेबर की कमांड भी देनी पड़ जाए, मुसीबत डाल जाती है। तो मैंने कहा था ये जो आपका फुल मैश आईबीजीबी वाला मेथड है ना, वो हम इसलिए फुल मैश बनाते हैं ताकि राउटिंग लूप्स को अवॉइड किया जाए। तो हमें पता है एक आईबीजीबी पीयर से अपडेट लेके आप दूसरे आईबीजीबी पीयर को इसलिए नहीं दे सकते ताकि राउटिंग लूप ना बन जाए, क्योंकि एक से लेके दूसरे को देंगे, दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा हो सकता है फिर वापस आपको दे दे। तो हम फुल मैश तो इसलिए बनाते हैं, ठीक है जी, ताकि लूप ना बने। लेकिन फुल मैश बनाना बड़ा मुश्किल काम है। फिर मैंने कहा था कि जब आपको ऐसा महसूस हो कि आपके लिए ये मुश्किल हो जाएगा, तो इन दैट केस फिर हम क्या करते हैं जी, इन दैट केस हम फिर एक काम करते हैं, हम फुल मैश की बजाय हम फॉलो करते हैं राउट रिफ्लेक्टर मॉडल को। बीजीपी में, आईबीजीपी में राउट रिफ्लेक्टर मॉडल को। मैं हमेशा जब ये बात कर रहा होता ना तो मेरे जहन में सीसीआई लैब्स के सिनेरियोज आना शुरू हो जाते हैं जो एग्जाम्स में आते रहे माजी में। तो उसमें मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, सीसीआई की लैब एक बहुत बड़ी लैब होती है, ठीक है, डायग्राम भी बड़ी ढेर सारी बड़ी होती है, लेकिन वो इस तरह से नहीं होती कि ऐਵੇਂ ही बस 100 राउटर लगाया हुआ है, ठीक है। छोटे छोटे मल्टीपल ऑटोनोमस सिस्टम्स होते हैं उसमें, इस तरीके से डिवाइड किया होता है, छोटे छोटे मल्टीपल ऑटोनोमस सिस्टम्स में डिवाइडेड होती है। किसी ऑटोनोमस सिस्टम में सिस्को आपको कहता है जी आप फुल मैश आईबीजीबी कॉन्फ़िगर करें, और किसी में आपको कहता है आप राउट रिफ्लेक्टर वाला मेथड जो है वो आप इस्तेमाल करें। तो वो आजमाता दोनों को ही है कि आपको कॉन्फ़िगरेशन दोनों की आनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ से मुझे याद आया कि मेरा हाल है मैंने आप लोगों की क्लास के साथ मैंने शायद जिक्र जरूर किया होगा कि मेरे सीसीआई सर्विस प्रोवाइडर, सीसीआई राउटिंग एंड स्विचिंग, सीसीआई डेटा सेंटर के माजी में बूट कैंप्स में पढ़ाता था, एग्जाम की तैयारी लोगों को करवाता था। उनकी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं, सीसीआई डेटा सेंटर, सीसीआई सर्विस प्रोवाइडर, सीसीआई राउटिंग एंड स्विचिंग। डेटा सेंटर तो काफ़ी अरसे से मैंने वो भी देखा भी नहीं, वो मेरा हाल 8-10 साल से कहीं फ़ोल्डर कहाँ पड़े हुए हैं कोई आइडिया नहीं है। सर्विस प्रोवाइडर मैंने राउटिंग स्विचिंग लिए अभी कोविड तक तो मैं वो भी पढ़ाता रहा हूँ, वो ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो उसके मेरे पास बूट कैंप जो हैं वो कुछ रीसेंट बूट कैंप्स पड़े हुए हैं। मैंने आपको कहा था मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, अगर आप में कुछ शौकीन हज़रात हों जो चाहते हो मज़ीद आगे पढ़ें, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है। अगर मैं ये कहता रहूँगा ना मैं कर दूँगा, तो याद मुझे भी नहीं रहना, ठीक है, और आपको तो वैसे ही याद नहीं रहता, ठीक है। ये मैं आप लोगों के लिए ना अभी के अभी दोनों के दोनों बूट कैंप शेयर करता हूँ, ठीक है। जिसका दिल करे आप जब दिल चाहे आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। मैं अपना कोई पुराना बैच ओपन करता हूँ, मैंने किसी के साथ ये शेयर किया हुआ है, ये जी सीसीआई राउटिंग स्विचिंग एंड सर्विस प्रोवाइडर, क्या याद करेंगे आप लोग भी। लें बल्कि ये है तकरीबन 15 GB,
ठीक है। इसको मैं ऐसे करने की बजाय ना अभी आपके साथ, ये अभी मैंने कॉपी नहीं किया, ये टाइम ज़्यादा ले जाएगा। मैं अपनी ना ये वन ड्राइव को भी एक्सेस करता हूँ, ये क्लास आपकी ख़त्म होती है ना, तो वन ड्राइव से डायरेक्ट मैं कॉपी कर दूंगा आपके फोल्डर में। उसमें ये होगा कि मुझे यहाँ उसकी मल्टीपल कॉपीज नहीं रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये दोनों आपके साथ शेयर हो जाएंगे। मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये CCI राउटिंग एंड स्विचिंग है, तो इसमें CCI की लैब का डॉक्यूमेंट भी मौजूद है और ये मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं तरतीब के साथ, ओरिएंटेशन से लेके लेक्चर 1 2 3 4 5। आप में से अगर किसी ने CCI कभी करना हो आगे चल के, तो आपके लिए आपको आइडिया हो जाएगा। ये वाली CCI लैब जाहिर है अब तो एग्जाम में नहीं आ रही होगी ना, वो चेंज हो चुकी हुई है। ठीक है, पर ये पुराने टाइम की है, थोड़ी सी पुरानी है। तो अब जाहिर है इसमें चीज़ें और भी ऐड हो गई हुई हैं, लेकिन आपको एक स्केल का आइडिया हो जाता है कि CCI में एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं, आपने जो पढ़ा है आप इसको किस हद तक सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये मेरा जो CCI सर्विस प्रोवाइडर होगा, अगर मैं इसमें जाऊं तो ये इसके भी इसी तरीके से लैब का डॉक्यूमेंट भी मौजूद है। ठीक है, मेरे लेक्चर तरतीब के साथ मौजूद है। ये अब मेरा ख्याल है इनमें ये वाला जो है ये शायद कोई 8 9 10 साल पुराना होगा, या शायद इससे भी ज्यादा। शायद मेरी आवाज भी थोड़ी सी डिफरेंट हो उस वक्त। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बूट कैंप्स पढ़ाए हुए हैं जी सिस्को के, ये CCI के। ये रिकॉर्डिंग मेरे पास एक बची हुई है। इस तरह के कई फोल्डर होंगे, कई रिकॉर्डिंग होंगी, कई बैचेस को दी होंगी। उनमें से ये एक मैंने अब, क्योंकि मैं शेयर कर देता हूँ, तो उस वजह से ये मेरे पास है। तो ये खजाना है। आप इसकी एक एक वीडियो जब देखेंगे तो इतनी लर्निंग आपको उसमें मिलेगी, इतनी ज़्यादा लर्निंग है, इतनी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। यानी कि इसके बाद आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क को जाके इस बूट कैंप के बाद इजीली संभाल सकते हैं। इतना MPLS है इसमें, इतना MPLS है, इतना BGP है कि इतना IPv6 है कि रूह खुश हो जाएगी आप उन लोगों की जो पढ़ने वाले हैं या जो शौक रखते हैं। इंशाल्लाह ये आज अभी जैसे मैं ये अभी एंड करता हूँ आपकी क्लास, तो ये मैं आपके फोल्डर में कर दूंगा कॉपी, आज ही आपके लिए अवेलेबल होंगे। ठीक है, अच्छा हम वापस आ जाते हैं। तो वो राउट रिफ्लेक्टर मॉडल की बात हो रही थी। ठीक है जी, तो राउट रिफ्लेक्टर मॉडल में आप कुछ यूं करते हैं कि आप कहते हैं जी कि वही 500 राउटर्स हैं आपके ऑटोनोमस सिस्टम में। तो आप उसमें क्या करेंगे, आप कहेंगे जी 500 में से एक राउटर को ना, किसी एक राउटर को आप रोल दे देंगे राउट रिफ्लेक्टर का। 500 में से एक राउटर क्या बन गया, राउट रिफ्लेक्टर। और बाकी के आपके 499 राउटर जो है वो बन जाएंगे राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट। उन्हें क्या कहते हैं जी, राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट। राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट इस तरीके से। ठीक है जी, अच्छा अब रूल ये है राउट रिफ्लेक्टर में कि जो पियरिंग है, जो नेबरशिप है, वो सिर्फ क्लाइंट और राउट रिफ्लेक्टर के दरमियान होगी। क्लाइंट और राउट रिफ्लेक्टर के दरमियान पियरिंग होती है नेबरशिप। क्लाइंट और क्लाइंट आपस में पियरिंग नहीं करते जी। क्लाइंट और क्लाइंट की आपस में पियरिंग नहीं करवाई जाती। करते का मतलब यहां पे नहीं बनता, क्योंकि BGP में नेबरशिप मैनुअली करानी पड़ती है, आप ही को करानी पड़ती है, खुद थोड़ी हो जानी है। तो क्लाइंट और क्लाइंट की हम नेबरशिप नहीं करवाते, सिर्फ क्लाइंट और राउट रिफ्लेक्टर आपस में पियर होते हैं। जिसका पहला फायदा तो ये है, हर क्लाइंट का कितने पियर होंगे, एक। कौन होगा, राउट रिफ्लेक्टर। तो हर क्लाइंट पे नेबर की कितनी कमांडें देनी पड़ेंगी, सिर्फ एक। तो 499 क्लाइंट्स हैं, हर एक पे अगर एक ही कमांड देनी है तो टोटल कितनी कमांडें हो गई, 499। अच्छा राउट रिफ्लेक्टर पे आ जाएं, राउट रिफ्लेक्टर के क्लाइंट कितने हैं, 499। तो इस पे नेबर की कितनी कमांडें देंगे, 499। तो क्लाइंट और राउट रिफ्लेक्टर दोनों की अगर कमांडें इकट्ठी कर ली जाए तो ये टोटल बनता है 998। 998 कमांड्स बनती हैं, जहां उधर 2.5 लाख थी, वहां यहां पे सिर्फ 998 है। इतना रिमार्केबल डिफरेंस पड़ जाता है कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है जी, दूसरा इसमें ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, लास्ट टाइम, ये तो रिपीट हो रहा है ना अभी, मैंने ये भी आपको बताया था कि सारी की सारी डिपेंडेंसी आ गई है राउटर रिफ्लेक्टर के ऊपर। अगर ये डाउन हो जाए तो क्लाइंट के दरमियान तो राउटिंग बंद हो जाएगी। तो आपको मैंने इसमें ये भी समझाया था कि आप मल्टीपल राउटर रिफ्लेक्टर भी बना सकते हैं, आप 2 बना लें।
ठीक है जी, एक राउट रिफ्लेक्टर 1 एक राउट रिफ्लेक्टर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखें सबसे पहले आपने राउटर रिफ्लेक्टर 1 को कॉन्फ़िगर किया, बाकी के 499 राउटर समेत दूसरे राउटर रिफ्लेक्टर के वो आपके क्लाइंट होंगे। अब आप राउटर रिफ्लेक्टर 2 पे जाएं तो राउटर रिफ्लेक्टर 2 के लिए बाकी के 499 राउटर्स इंक्लूडिंग राउटर रिफ्लेक्टर 1 वो बाकी सब इसके क्लाइंट होंगे। तो वो जो 998 था ना सिर्फ मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा। मैंने ये कैलकुलेट करके आपको बताया था, ये 1996 बन गया था। तो 2.5 लाख कहां 1996, यहां बैकअप के साथ आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहां पे बैकअप के साथ आप दो दो राउटर रिफ्लेक्टर बना के भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन उससे कम ही रहेगी। अब देखिए हर क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट पे जाने के लिए आपके पास दो दो ऑप्शन है, दो दो रास्ते हैं, राउटर रिफ्लेक्टर 1 भी है 2 भी है। बाय डिफॉल्ट आपको पता है ना कौन सेलेक्ट होगा, जिसकी राउटर आईडी छोटी होगी। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी का राउटर रिफ्लेक्टर चुनना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जिसको आपने बेस्ट डिक्लेयर करना है उसका वेट बढ़ा दें। वेट वाला एट्रीब्यूट याद है ना, आप चाहते हैं ट्रैफिक राउटर रिफ्लेक्टर 2 से जाए, आप अपनी जो पियरिंग है राउटर रिफ्लेक्टर 2 की तरफ उसका वेट बढ़ा दें, ये आपको आता है करना। ट्रैफिक राउटर रिफ्लेक्टर 2 से जाना शुरू हो जाएगी, वो प्राइमरी बन जाएगा, दूसरा सेकेंडरी बन जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो बात हो गई कॉन्फ़िगरेशन की। अब आते हैं कि आईबीजीपी में फुल मैश इसलिए बनाते थे कि हमने राउटिंग लूप अवॉइड करना होता था। तो यहां राउटिंग लूप कैसे अवॉइड होगा, तो यहां पे उसूल ये है, मिसाल के तौर पे राउटर रिफ्लेक्टर क्लाइंट के पास एक प्रीफिक्स है x/24, ये वाला राउटर रिफ्लेक्टर क्लाइंट इसको एडवर्टाइज करेगा, किसकी तरफ जाएगा, इसके राउटर रिफ्लेक्टर की तरफ, जाहिर है पीयर को ही आप भेजते हैं। तो रूल ये है कि एक राउटर रिफ्लेक्टर जब अपने किसी क्लाइंट से प्रीफिक्स लेता है तो वो प्रीफिक्स उस वाले क्लाइंट को वापस नहीं करेगा, उसके अलावा बाकी सारे क्लाइंट्स की तरफ उसे रिफ्लेक्ट कर देगा। एक क्लाइंट से अपडेट ली, दूसरे क्लाइंट्स की तरफ भेज दी, लेकिन उस क्लाइंट को वापस कभी वो अपडेट नहीं भेजेगा, और उस क्लाइंट के पास वो अपडेट कहीं और से आने का चांस भी नहीं है, क्योंकि एक क्लाइंट दूसरों के साथ दूसरे क्लाइंट के साथ तो पीयर ही नहीं बना हुआ। क्लाइंट को तो जो मिलना है राउटर रिफ्लेक्टर से मिलना है, और राउटर रिफ्लेक्टर को जो मिलना है क्लाइंट से मिलना है। तो क्लाइंट ने जो अपडेट राउटर रिफ्लेक्टर को दिया, राउटर रिफ्लेक्टर ने वो अपडेट उसे वापस नहीं भेजनी, और क्लाइंट को जो चीज राउटर रिफ्लेक्टर से मिली है क्लाइंट राउटर रिफ्लेक्टर को वापस नहीं भेजेगा, जिसका नतीजा क्या निकलता है, लूप नहीं बनते। तो मेरी तरफ अजान हो रही है, अजान मुकम्मल हो जाए फिर मैं आगे चलता हूं। ओके जी, तो राउटर रिफ्लेक्टर और राउटर रिफ्लेक्टर क्लाइंट का जो रिलेशनशिप है वो ये होता है, क्लाइंट क्लाइंट के साथ पीयर नहीं होते, लिहाजा एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट को डायरेक्टली कुछ दे नहीं सकता। जो अपडेट भी क्लाइंट्स के दरमियान एक्सचेंज होगी वो राउटर रिफ्लेक्टर के थ्रू होगी, और राउटर रिफ्लेक्टर लूप अवॉइड इस तरीके से कर लेता है कि क्लाइंट ने जो अपडेट राउटर रिफ्लेक्टर को दी वो अपडेट उसी राउटर रिफ्लेक्टर को, उस क्लाइंट को वापस नहीं करेगा, बाकी क्लाइंट्स की तरफ रिफ्लेक्ट कर देगा। तो आपकी कही हुई बात दूसरों तक पहुंच भी जाएगी और लूप भी नहीं बनेंगे। और मैंने आपको कहा था ये जो बिहेवियर है, ये बिहेवियर ज्यादातर मिलता जुलता जो है वो ओएसपीएफ की बैकबोन के साथ है। बैकबोन और रेगुलर एरिया का जो रिलेशन है वही रिलेशन राउटर रिफ्लेक्टर और राउटर रिफ्लेक्टर क्लाइंट का है। जैसे सिंपल या रेगुलर एरिया ओएसपीएफ के आपस में राउटिंग डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं करते, बैकबोन के थ्रू करते हैं। रेगुलर एरिया से जो अपडेट बैकबोन में जाती है बैकबोन उसे वापस नहीं भेजता, और बैकबोन से अपडेट जो रेगुलर एरिया में जाती है रेगुलर एरिया उसे बैकबोन को वापस नहीं फीडबैक करता, जिस वजह से लूप नहीं बनते। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी है। ठीक है जी। इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने आपको जो तरीकाकार बताया था, ठीक है, मैं जरा उस पे जाता हूं। ठीक है, और मैं एक दो काम ना अब कॉन्फ़िगरेशन में इकट्ठे करूंगा। ठीक है, जैसे कि एक ऑथेंटिकेशन जो बीजीपी की है वो मैं एक साथ कॉन्फ़िगर करूंगा। दूसरा, मैंने आपको साथ लास्ट टाइम ये भी डिस्कस किया था, मैंने कहा था कि अगर हमारे कुछ राउटर्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, राउटर ए बी सी और यहाँ पर डी, आपस की कनेक्टिविटी इनकी कुछ इस तरह से है। ठीक है, इस इंटरफेस का आईपी है 3.1.1.1। ठीक है, और यहां चला हुआ है ओएसपीएफ। ठीक है,
इस लिंक की कॉस्ट 1 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है और इसकी कॉस्ट भी 1 है। राउटर ए से 3.1.1 तक जाने के लिए दो रास्ते हैं, ए से बी के थ्रू जाएंगे, ठीक है जी, और फिर आगे 3 वाले नेटवर्क में जाएंगे तो कॉस्ट 2 बनती है, ऊपर से आए तो 1, 2 एंड 3 बनती है। तो जाहिर है ओएसपी अब नीचे वाले रास्ते को बेस्ट डिक्लेयर करेगा, ठीक है। तो आप जो है वो राउटर ए 3.1.1 चूंकि रीचेबल आईपीएस के साथ बीजीपी पियरिंग कर सकता है, आपकी पियरिंग हो जाएगी। मैंने आपको कहा था कि अगर ये वाला लिंक डाउन हो जाए जो कि इस वक्त बेस्ट है, तो क्या राउटर ए और बी की पियरिंग अभी भी रहेगी? अभी भी रहेगी, क्योंकि 3 वाला नेटवर्क ऊपर वाले रास्ते से तो रीचेबल है, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम है, मैं कहता हूं ये जरा दोबारा वापस, दोनों लिंक अप हो गए हैं, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। मैं कहता हूं ये जो 3 वाला लिंक है, अगर यही लिंक डाउन हो जाए, इस नेटवर्क तक पहुंचने के एक के पास रास्ते तो दो हैं, लेकिन अगर यही वाला नेटवर्क डाउन हो जाए 3 वाला, तो अब क्या होगा कि अब ए और बी पियर रहेंगे एक दूसरे के, ए और बी की पियरिंग नहीं रहेगी, क्योंकि 3 वाला लिंक डाउन होने से वो राउटर डी और बी के टेबल से निकल जाएगा। जब वो निकल जाएगा तो ओएसपीएफ से निकल जाएगा, कहीं भी रीचेबल नहीं रहेगा। तो फिजिकल लिंक्स या फिजिकल इंटरफेस के डाउन होने के चांसेस तो हमेशा रहते हैं, ठीक है। बेहतर है अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी हो कि अगर लूप बैक इंटरफेसेस मौजूद हो और वो रीचेबल हो, तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप लूप बैक के थ्रू रीचेबिलिटी कराएं, जो पियरिंग है वो आप लूप बैक के थ्रू कराएं, ठीक है। तो आप जहां पे हमने आईबीजीपी कॉन्फ़िगर किया हुआ है, वहां पे हम अब क्या करेंगे, वहां पे हम लूप बैक इंटरफेसेस क्रिएट करेंगे, ठीक है, उसे ओएसपीएफ में एडवर्टाइज करेंगे और लूप बैक के थ्रू नेबरशिप दोबारा से कराएंगे। ऑलरेडी जो फिजिकल इंटरफेसेस से नेबरशिप हुई हुई है वो मैं खत्म कर दूंगा। ये अगेन जेन में रहे, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये पहले हो चुका है 2-3 दिन पहले, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि एक दफा रिवाइज हो जाए। आपको रिवीजन का मौका नहीं मिला होगा क्योंकि वीडियो तो थी लेकिन उसमें ऑडियो मौजूद नहीं थी, ठीक है। तो लूप बैक इंटरफेसेस क्रिएट करेंगे हम, ठीक है, उन्हें ओएसपीओ में एडवर्टाइज करेंगे ताकि वो रीचेबल हो जाए, और उसके साथ हम आईबीजीपी पियरिंग करेंगे बजाय के फिजिकल इंटरफेस के करें। तो एक तो ये चीज भी हमने सीखनी है, बीजीपी की ऑथेंटिकेशन भी सीखनी है, राउटर रिफ्लेक्टर कैसे कॉन्फ़िगर होता है, क्लाइंट कैसे कॉन्फ़िगर होते हैं, ये भी हमने सीखना है, ठीक है जी। अच्छा, अब जब आप लूप बैक के साथ पियरिंग करते हैं तो एक प्रॉब्लम मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी, वो क्या है, लेट से राउटर ए और राउटर बी 1.1.1.1 1.1.1.2, ठीक है, ये भी ऑटोनोमस सिस्टम 10 में है, ये भी ऑटोनोमस सिस्टम 10 में है। आप राउटर ए को कहेंगे कि तुम्हारा पीयर है 1.1.1.2 जिसका रिमोट एएस 10 है, और बी को कहेंगे तुम्हारा पीयर है 1.1.1 जिसका रिमोट एएस 10 है, तो आपस में पीयर बन जाएंगे। राउटर ए बी को उसके इस वाले आईपी से जानता है कि मेरा पीयर 1.1.1.2, और बी ए को जानता है फ्रॉम 1.1.1.1। बीजीपी में जो अपडेट पैकेट होता है, बीजीपी का जो अपडेट पैकेट है वो हमेशा पीयर को देते हैं और पीयर से ही लेते हैं, ठीक है जी। अब लेट से जब इनकी पियरिंग हो जाएगी और राउटर ए अपना अपडेट पैकेट भेजेगा जिसमें इसके प्रीफिक्सेस होंगे विद एट्रीब्यूट्स, तो जो सोर्स आईपी होगा ना वो होगा 1.1.1.1, और जब ये अपडेट राउटर बी को मिलेगा तो राउटर बी देखेगा ये अपडेट कहां से आई है, तो अपडेट आई होगी 1.1.1.1 से। राउटर बी कहेगा 1.1.1 क्या मेरा पीयर है, तो वो देखेगा हाँ बिल्कुल है, 1.1.1 के साथ मैंने पियरिंग कर रखी है। इस तरीके से नॉर्मल रूटीन में काम चल रहा होता है। लेकिन अगर आप चले जाते हैं लूप बैक्स के ऊपर, लूप बैक के साथ अगर आप कोशिश करते हैं पियरिंग कराने की, तो अब क्या होगा, ठीक है जी, लेट्स से अगेन 1.1.1.1 1.1.1.2, राउटर ए का भी लूप बैक, राउटर 2 का भी लूप बैक, ठीक है जी। राउटर 1 के लूप बैक का आईपी 11.11.11.11 है और 2 पे 22.22.22.22 है। आपने अब पियरिंग कर ली है लूप बैक के साथ, राउटर 1 को बताया तुम्हारा पीयर है 22.22.22 और 2 को बताया तुम्हारा पीयर है 11.11.11। आईपी अगर रीचेबल है नेबरशिप तो हो जाएगी। नेबरशिप के बाद क्या होता है, अपडेट भेजते हैं,
राउटर 1 जब अपनी अपडेट भेजेगा ना तो वो जाएगी तो इस वाले इंटरफेस, और इसका सोर्स आईपी का हो जाएगा 1.1.1.1। राउटर 2 के बाद जब अपडेट पहुंचेगी और वो उसे रिसीव करेगा और वो देखेगा ये मेरे पास अपडेट कहां से आई है, तो सोर्स आईपी लिखा होगा अपडेट का 1.1.1.1। इस पे राउटर 2 कहेगा मेरा तो ऐसा कोई पीयर ही नहीं है, 1.1.1 इज नॉट माय बीजीपी पीयर, तो लिहाजा वो तो इस अपडेट को नहीं रिसीव कर पाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप लूप बैक, बड़ी अच्छी बात है लूप बैक के साथ पियरिंग करें, लेकिन लूप बैक के साथ जब आप पियरिंग करते हैं तो आपको एक इजाफी काम करना पड़ता है। आपको जो आपका अपडेट सोर्स है ना, अपडेट पैकेट का सोर्स, वो भी फिर वही लूप बैक इंटरफेस रखना पड़ता है जिससे आपने नेबरशिप कराई हुई है। तो लूप बैक की पियरिंग के साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड हो जाती हैं। लूप बैक की पियरिंग के साथ एक्स्ट्रा चीजें ऐड हो जाती हैं। उसमें क्या क्या कुछ शामिल हो जाता है, अपडेट सोर्स भी आपको अपना लूप बैक बनाना पड़ता है। ठीक है जी, ले जी, अब हम क्या करने लगे लैब में, मैं बीजीपी की ऑथेंटिकेशन भी कॉन्फ़िगर करूंगा, मैं बीजीपी में राउटर रिफ्लेक्टर भी कॉन्फ़िगर करूंगा, मैं नेबरशिप लूप बैक के साथ करूंगा और अपडेट सोर्स भी कॉन्फ़िगर करूंगा। ये सारी चीजें एक साथ में कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूं और हम आईबीजीपी पे फोकस कर रहे हैं। आईबीजीपी हमारा चल रहा है राउटर 2, 3 और 4 के दरमियान। ठीक है, यहां कमांड दे रहा हूं जी, शो रनिंग सेक्शन राउटर बीजीपी। ठीक है, यहां मेरी जो आईबीजीपी पियरिंग्स हुई हुई है वो मैं खत्म कर दूंगा। राउटर बीजीपी 20 नो, ये आईबीजीपी पियरिंग ये वाली हैं, कि हम एहतियात से इन्हीं को खत्म करेंगे, ई बीजीपी पियरिंग को नहीं छेड़ना। तो दोनों मैंने खत्म कर दी। राउटर 2 ने डायरेक्ट पियरिंग 3 से भी की हुई थी, 4 से भी की हुई थी। राउटर 3 पे आए, शो रनिंग सेक्शन राउटर बीजीपी, राउटर बीजीपी, बल्कि इधर तो अगर आपका दिल चाहे नो राउटर बीजीपी 20 कर दें, दोबारा कॉन्फ़िगर कर लेंगे इसको। राउटर 4 पे आए, राउटर बीजीपी, बल्कि डू शो रन सेक्शन राउटर बीजीपी। ठीक है जी, राउटर बीजीपी 20 नो, ये भी खत्म। ई बीजीपी पियरिंग को आपने छोड़ देना है, ये भी खत्म। सारा आईबीजीपी उड़ा दिया मैंने। अब मैं जा रहा हूं जी राउटर 3 पे वापस, दोबारा यहीं से शुरू करूंगा। इंटरफेस लूप बैक 0, लूप बैक नहीं है यहाँ पे और आईपी भी नहीं है, 22.22.22.22 255.255.255 आईपी ओएसपीएफ 1 एरिया 0, ओएसपीएफ में एडवर्टाइज करा दिया। राउटर 3 पे जाते हैं, इंटरफेस लूप बैक 0, आईपी एड्रेस 33 255 255 255 255 आईपी ओएसपीएफ 1 एरिया 0। राउटर 4 इंटरफेस लूप बैक 0, आईपी एड्रेस 44 44 44 255 255 255 आईपी ओएसपीएफ 1 एरिया 0। और किसी भी एक राउटर पर ही बैठ के पिंग करें 33 33 33 33, सोर्स रखें अपना लूप बैक 0। तो राउटर 4 ने अपने लूप बैक से राउटर 3 के लूप बैक को पिंग किया, जो कि पिंग हो रहा है। सिमिलरली आप पिंग करें 22.22.22.22, सोर्स रखें लूप बैक 0, तो राउटर 4 ने अपने लूप बैक 0 से 2 के लूप बैक को पिंग किया, जो कि पिंग हो रहा है। दैट मींस कि प्रॉपर्ली आपके लूप बैक टू लूप बैक रीचेबिलिटी है। अब आप इस लूप बैक के साथ आईबीजीपी चला सकते हैं। अच्छा, हमने अब आईबीजीपी नॉर्मल वाला चलाना नहीं है, अब हमने प्लान किया हुआ है कि हमने ऑथेंटिकेशन भी करनी है, हम वो राउटर रिफ्लेक्टर को भी साथ में कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है जी, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो डायग्राम है उसको जरा सामने रख के कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपका सारे का सारा इधर चलना है आईबीजीपी। राउटर रिफ्लेक्टर में जी आप किसी भी राउटर को राउटर रिफ्लेक्टर बना सकते हैं और किसी को भी क्लाइंट बना सकते हैं, शर्त रीचेबिलिटी की है कि राउटर रिफ्लेक्टर और राउटर रिफ्लेक्टर का क्लाइंट रीचेबल होना चाहिए एक दूसरे के लिए। तो मैंने वैसे ही कहा था कि राउटर रिफ्लेक्टर की हमें एक बड़ी मरकजी हैसियत लगती है,
ज्योमेट्रिकली अगर सेंटर में हो तो हमारे दिल और दिमाग को बड़ा अच्छा सुकून मिलेगा, ठीक है, हालांकि कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। राउटर 3 को हम बना लेंगे राउटर रिफ्लेक्टर। अगर राउटर 3 राउटर रिफ्लेक्टर है तो राउटर 2 जो है वो क्लाइंट बन जाएगा, राउटर रिफ्लेक्टर क्लाइंट बन जाएगा, और राउटर 4 भी बन जाएगा राउटर रिफ्लेक्टर क्लाइंट। अच्छा, अगर आपका ये प्लान है, अगर आपका ये प्लान है कि राउटर रिफ्लेक्टर क्लाइंट इन दोनों को बनाना है, ठीक है, तो याद रखें क्लाइंट और क्लाइंट आपस में बीजीपी पियरिंग नहीं करते, तो ये पियरिंग तो होनी ही नहीं है। पियरिंग होनी है सिर्फ क्लाइंट और राउटर रिफ्लेक्टर की, यानी 2 और 3 की, और 3 और 4 की, बस। और मैंने ये भी आपको बताया था लास्ट टाइम कि जो क्लाइंट है, क्लाइंट की ऊपर कोई खास कॉन्फ़िगरेशन होती ही नहीं है। नॉर्मल बीजीपी पियरिंग जिस तरह आप करते हैं आपने वही काम करना है, ठीक है। तो मैं राउटर 2 और 4 को, और मैंने कहा था जितने भी क्लाइंट होंगे सबकी कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और मैं यही करूंगा। अभी देखें आप, मैं राउटर 2 पे आया, राउटर बीजीपी 20, ठीक है, नेबरशिप करना चाहता हूं मैं 33 33 33 33 रिमोट एएस 20। क्लाइंट नेबरशिप करना चाह रहा है राउटर रिफ्लेक्टर के साथ। लूप बैक से अगर करना चाह रहा है तो एक इजाफी काम करना पड़ेगा आपको, अपडेट सोर्स लूप बैक 0 ऐड करना पड़ेगा। और मैं ऑथेंटिकेशन भी करना चाहता हूं तो मैं कहूंगा जी नेबर 33 33 33 और आगे पासवर्ड, और मैंने कहा था ये बाय डिफॉल्ट यहां पे तो होता ही MD5 है। डू शो हिस्ट्री, आपके 500 क्लाइंट भी है ना, सबकी कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी अगर आप लूप बैक के साथ पियरिंग कर रहे हैं तो। अगर आप लूप बैक के साथ, बैड ऑथेंटिकेशन का मैसेज इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके जो क्लाइंट है उसकी तरफ अभी कॉन्फ़िग वो किसी किस्म की भी ऑथेंटिकेशन हुई नहीं है, ठीक है जी। तो बहरहाल जी राउटर बीजीपी 20, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन उठाएंगे और राउटर 4 पे भी कॉपी पेस्ट कर देंगे। सिलेक्ट और 4 पे जाके पेस्ट। कोई और क्लाइंट भी होता है तो सेम ही कॉन्फ़िगरेशन होनी थी और मैंने कॉपी पेस्ट ही करना था। लेकिन अब रह गया आपका राउटर रिफ्लेक्टर खुद, जो कि राउटर 3 है। मैंने कहा था क्लाइंट एंड पे कोई चेंज नहीं आती, चेंज आती है राउटर रिफ्लेक्टर के ऊपर, वो भी थोड़ी सी, ठीक है। यहां मैंने पहले तो आपको मैं एक लंबे तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा देता हूं, फिर इसको सिंपल भी कर दूंगा। राउटर बीजीपी 20, नो ऑटो समरी, क्योंकि मैंने खत्म कर दिया था यहां से बीजीपी को, तो सारा चलाना पड़ेगा। नेबर, कौन सा नेबर, 22.22.22.22, रिमोट एएस जिसका 20 है। अपडेट सोर्स आपको इसके साथ रखना है अपना लूप बैक 0। पासवर्ड आपको इसके साथ कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा सिस्को, इसके बगैर नेबरशिप नहीं आपको होगी। अभी तो ये बनेगा आम नेबर, लेकिन आपने इसको आम नेबर नहीं बनाना, आपने कहना है कि मेरा जो ये जो नेबर है ये मेरा राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट है। यानी राउट रिफ्लेक्टर को जाके ये नहीं कहना पड़ता कि तुम राउट रिफ्लेक्टर हो, उस पर बोझ डालना पड़ता है, जिम्मेदारी डालनी पड़ती है कि फलां राउटर तुम्हारा क्लाइंट है, वो देखे नेबरशिप हो गई आपकी। सिमिलरली आप कहेंगे नेबर 44 44 44 रिमोट एएस, रिमोट एएस 20, अपडेट सोर्स लूप बैक 0, पासवर्ड सिस्को, बाय डिफॉल्ट टाइप इसकी MD5 होती है। और इस नेबर को भी आपने कहना है कि ये मेरा आम नेबर नहीं है, ये मेरा राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट है। कुछ ही देर में आप देखिएगा 3 और 4 भी एक दूसरे के पीयर बन जाएंगे, ठीक है जी। नेबरशिप आप हो लेने दें, फिर मैं आगे इसको फर्दर वेरीफाई करवाता हूं। ले नेबरशिप आप हो गई। शो रन सेक्शन राउटर बीजीपी की कमांड ने, ये वो टोटल कॉन्फ़िगरेशन है जो मैंने राउटर 3 पे की है।
अब इसको देख के एक चीज समझ आ रही है कि आप वो जो गिनतियां कर रहे थे नेबर के लिए, इतनी नेबर की कमांडें देनी पड़ेंगी, तो हम तो हर नेबर के लिए एक कमांड लेकर चल रहे थे। यहां पे देखें हर नेबर के लिए 4-4 कमांडें आपने दी हुई हैं। भाई और भी कोई पैरामीटर ऐड किए जा सकते हैं इसके साथ, तो ये कमांडें 4-4 नजर आ रही है, 5-5 भी हो सकती हैं, 10-10 भी हो सकती हैं। इस तरह तो फिर कॉन्फ़िगरेशन लोड बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मैंने इसके लिए आपको बताया था कि बीजीपी में अगर सिमिलर आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशंस मल्टीपल नेबर के लिए आपको करनी हो, तो बीजीपी में कॉन्सेप्ट है पीयर ग्रुप का, बीजीपी पीयर ग्रुप। आप अगर पीयर ग्रुप बना लेते हैं तो ये काम आपका और इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कैसे पीयर ग्रुप बनाते हैं आपको दिखाता हूं, और इसके लिए देखें बगैर डर खौफ के नो राउटर बीजीपी 20, फिर बीजीपी भड़का दिया मैंने, खत्म राउटर 3 से। ठीक है जी, दोबारा कॉन्फ़िगर करते हैं, राउटर बीजीपी 20 नो ऑटो समरी। ठीक है जी, वो आपने भी मेरी देख ली ना लैब्स, जो खास तौर पे सीसीआई सर्विस प्रोवाइडर वाली हैं, उसके बाद आपको आइडिया होगा बीजीपी कहते किसको हैं। ये आप कह रहे होंगे ना बगैर खौफ के इसको खत्म कर दिया है, ये कुछ भी नहीं है। और आपको साथ साथ ये भी आइडिया होगा कि आपको कितनी स्पीड चाहिए होती है कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। इतनी ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी पड़ती है उन 8 घंटों में, यानी आप वो सारी कॉन्फ़िगरेशन अगर किसी जगह लिखे ना तो एक पूरी किताब बन जाती है कई 100 सफ़ों की। इतनी कॉन्फ़िगरेशन है उसमें। इसी तरह राउटिंग स्विचिंग में भी है। ठीक है जी, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर में तो हो। ठीक है जी, तो वो आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। खैर, राउटर बीजीपी 20 नो ऑटो समरी, यहां पे आप क्या करेंगे, आप कहते हैं नेबर। ठीक है, पीयर ग्रुप का क्या कॉन्सेप्ट है, इंप्लीमेंट करता हूं। ये मैं आपको देखें, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं समझा चुका हूं, हम ये कर चुके हैं, सिर्फ रिवीजन है। और साथ ये है कि चलें वीडियो में आवाज के साथ भी ये थोड़ा सा रिकॉर्ड हो जाएगा। तो नेबर, आगे मैं नाम लिखता हूं माय ग्रुप, और आगे पीयर ग्रुप, माय ग्रुप पीयर ग्रुप। ठीक है जी, अच्छा अब इसमें करना क्या होता है ये देखें, मैं कहता हूं नेबर। ठीक है जी, उसके बाद मैं कहता हूं जो मेरा ये माय ग्रुप के नाम से पीयर ग्रुप है, रिमोट AS20 अपडेट सोर्स लूपबैक 0 नेबर पासवर्ड सिस्को नेबर राउट डैश रिफ्लेक्टर डैश क्लाइंट। ठीक है, अच्छा अब ये देखें मैंने ये सारी चीजें रिमोट एएस अपडेट सोर्स पासवर्ड राउट रिफ्लेक्टर किसके साथ एसोसिएट कर दिया है, माय ग्रुप नाम के पीयर ग्रुप के साथ। अब मैं इसका फायदा क्या उठाऊंगा, फायदा ये होगा, मैं कहता हूं नेबर 22.22.22.22। ठीक है जी, पीयर ग्रुप माय ग्रुप, वो चारों के चारों पैरामीटर सिर्फ एक ही लाइन में इस नेबर के साथ एसोसिएटेड हो गए। मुझे फिर से हर पीयर के लिए एक एक लाइन लिखनी पड़ रही है, ना कि हर एक के लिए 4-4 लाइनें। सिमिलरली मैं यहां पे ये चेंज कर दूंगा, ये आईपी बदल देता हूं, 22 की जगह मैं कर देता हूं 44 44 44 44। वो देखें वो 22 यानी R2 के साथ पियरिंग अप हो चुकी है, राउटर 4 के साथ बस रह गई है, थोड़ी देर में वो भी अप हो जाएगी। तो वो चारों चीजें अलहदा अलहदा हर नेबर के लिए कॉन्फ़िगर करने की बजाय आप पीयर ग्रुप बना के उसके साथ भी कर सकते हैं। ये देखिए आपकी दोनों की दोनों पियरिंग जो है वो अप है। इसी तरह आपके अगर 200 पीयर भी होंगे तो आपको 200 लाइनें लिखनी पड़ेंगी, प्लस वो पीयर ग्रुप बनाने के लिए जितनी कमांडें लिखनी है वो लिखें आप। तो इसका मतलब वो मल्टीप्लाई नहीं होगा इतना ज्यादा 400 गुना, मतलब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाए एक चीज, ऐसा नहीं होगा। यानी जहां 100 नेबर की कमांडें 100 ही लिखनी पड़ेंगी, प्लस पीयर ग्रुप वाला जो आपको क्रिएट करने के लिए काम करना है वो करना पड़ेगा। अगर पीयर ग्रुप ना होता, हर पीयर के लिए यानी 100 पीयर है और हर एक के लिए अगर आपको 5-5 कमांडें देनी पड़ती
100 की बजाय 500 लाइनें हो जाती। बड़ा ज़बरदस्त टूल है ये, ठीक है जी। तो ये आपका जी मैंने पीयर ग्रुप एक उस दिन इम्पोर्टेंट चीज़ हमने कॉन्फ़िगर की थी, वो दोबारा यहाँ पे मैंने रिवाइज़ आपको करवा दी है। तो इस तरीके से आप आईबीजीपी को राउट रिफ्लेक्टर के साथ लूप बैक के साथ और पासवर्ड के साथ यानी ऑथेंटिकेशन के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नहीं जी, मैंने आपको जैसे कि बताया था कि अभी चूँकि हमारा अब ऑनलाइन सेशंस चल रहे हैं और लग तो यही रहा है कि अब ये एंड तक ऐसे ही रहेगा, ठीक है? क्योंकि स्मॉग में कमी आती हुई नज़र नहीं आ रही और अब तो बल्कि जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो फ्राइडे को भी ऑफ कर दिए गए हैं। फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन। यानी मेरी फ्राइडे वाले दिन भी जो क्लासेस यहाँ पे होती हैं वो नहीं हुई थी, ठीक है? तो अब आगे मुझे लग रहा है कि ये दोबारा हम जो कैंपस वाले लोग हैं, वो अब कैंपस में सिर्फ़ एग्ज़ाम देने के लिए आएँगे और आपका एग्ज़ाम भी इसीलिए हमने मंडे वाले दिन रखा है। तो मंडे टू थर्सडे अलाउड है, यहाँ पे वो नहीं है कि स्मॉग की वजह से आप जा नहीं सकते तालीमी इदारों में। तो मंडे वाला दिन होगा जी आपका और मैंने आपको बताया था 11 दिसंबर बनता है ये, ठीक है जी। जी, 11 दिसंबर को आपका फाइनल एग्ज़ाम है। अख़ुवत कंडक्ट कर रहा है जी और टाइम शाम का होगा क्योंकि वो लोग जो जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है? आप अपनी जॉब से फ़ारिग होके वापस आ सकें। ग़ालिबन मुझे टाइम अभी फाइनल नहीं पता, डेट फाइनल पता है 11 है, 6 से 9 शाम 6 से 9 का भी मैंने सुना था कि प्लान है। तो आपको पूरा जो स्केड्यूल है वो उसका दे दिया जाएगा। तरीकाकार सुन लें, जो लोग यहाँ पे कैंपस में आएँगे, आपको एक वो फिज़िकल पेपर के ऊपर ही 20 एमसीक्यूज़ का पहले आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसके बाद फिर आपकी लैब है, यानी 20 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 80 नंबर की आपकी लैब होगी, ठीक है? जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन वाले लोग उसी तरह गूगल फॉर्म पे अभी आप असेसमेंट में 10 सवालों के जवाब देते हैं, वहाँ 20 होंगे, प्लस आपको लैब दी जाएगी दोनों को। और लैब पैकेट ट्रेसर बेस्ड है। आपने वो बड़ी आसान लैब होगी इंशाल्लाह। मैं एग्जाम से एक दिन पहले भी हमारी क्लास है, उस दिन मैं आपको रिवाइज भी करा दूंगा कुछ अहम चीजें। तो बिल्कुल बेसिक्स, ठीक है, हर चीज की बेसिक शामिल है उसके अंदर, कोई मुश्किल लैब नहीं है, इजी है। और ये भी आपको मैं बता दूं कि उसमें चीटिंग बिल्कुल कोई नहीं कर सकता क्योंकि हर बंदे का एग्जाम डिफरेंट होगा। मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं तो वो शफल हुए में है और लैब के भी मल्टीपल वेरिएंट्स हैं, ठीक है। किसी को टेलनेट करने का कहा है तो किसी को एसएसएच करने का कहा है, किसी को एसीएल में एचटीटीपी बंद करने का कहा है तो किसी को टेलनेट बंद करने का कहा है, किसी ने स्टैटिक राउटिंग करानी है, किसी ने ओएसपीएफ कराना है, किसी ने रिप वर्जन 1 चलाना है और किसी ने रिप का वर्जन 2 चलाना है बेसिक बेसिक चीजें आसान आसान, लेकिन सबकी डिफरेंट है और सबकी आईपी एड्रेसिंग की स्कीम भी डिफरेंट होगी, ठीक है जी, सौरों सबकी। तो लिहाजा उसमें कोई चीटिंग वाला मामला नहीं है, करना होती है आपने अपनी लैब को, ठीक है। तो उसमें तरीकाकार ये होगा कि आप सिस्को पैकेट ट्रेसर में, कैंपस वाले भी और ऑनलाइन वाले भी, आप सिस्को पैकेट ट्रेसर में वो लैब सॉल्व करेंगे। लैब सॉल्व करके अपनी तमाम कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे। राइट करके पैकेट ट्रेसर में जिस तरह आप सेव करते हैं, सेव करेंगे। सेव आप अपने फुल नेम के साथ जो हमारे पास रजिस्टर है, उस नाम के साथ सेव करेंगे और वो वाली फाइल आपने हमें ईमेल कर देनी है। आपको एक ईमेल बता देंगे, उस ईमेल एड्रेस के ऊपर आप मेल कर देंगे, हम वो खोल के देख लेंगे। जितने परसेंट आपने ठीक किया होगा, उस लिहाज से आपकी मार्किंग हो जाएगी, ठीक है। मुश्किल कोई नहीं है, ठीक है, आसान ही है। इंशाल्लाह उसके लिए भी रिवीजन में एक दिन पहले जो है, 10 तारीख को भी तो हमारी क्लास है ना, संडे को, तो उस दिन इंशाल्लाह मैं रिवाइज करा दूंगा। कल आपको बता दिया जी, कल की क्लास आपकी इंपॉर्टेंट है। कल हमने एमपीएलएस भी पढ़ना है, हम अपने टाइम पे ही शुरू करेंगे और दरमियान में 10 बजे के आसपास वो अमजद साकिब साहब का एक ऑनलाइन सेशन है जो कि आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर कल आपसे मुलाकात होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।